सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। आज से ठीक 5 दिन बाद ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ पीडीएम के जलसों की मैराथन खत्म होने जा रही है, जिसकी तस्दीक नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने यह कहकर कर दी कि लाहौर जलसे को आखिर में इसलिए रखा गया क्योंकि ये फैसला कुन जलसा होगा और 13 दिसंबर को लाहौर फैसला कर देगा। उस दिन आर या पार हो जाएगा और लाहौर जलसा बता देगा कि जाली हुकूमत, जाली वजीर आजम के जाने के बस चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। मरियम नवाज ने कहा कि ऑपोजिशन इत्तेहाद ने इमरान खान की हुकूमत को घर भिजवाने की लाहौर पर डाली है। क्या कहा उन्होंने, ये आप सुनिए। पीडीएम है, उन्होंने लाहौर का जलसा आखिर में क्यों रखा है जानते हो ना? 13 दिसंबर को लाहौर फैसला कर देगा। 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। मरियम नवाज ने वजीर आजम पर तनकीद करते हुए यह भी कहा कि ताबेदार खान कल कह रहे थे कि लाहौर का जलसा नहीं रोकूंगा, उन्हें पता था कि वो लाहौर का जलसा रोक ही नहीं सकते। मरियम नवाज ने कहा कि अगर मुल्तान में जलसा हो सकता है तो लाहौर तो फिर लाहौर है। क्या कहा, यह भी सुनिए। अगर मुल्तान के लोग जलसे की इजाजत ना मिलने पर सड़क पे खड़े होकर जलसा कर लेते हैं तो लाहौर है ना। ताबेदार खान कल कह रहा था कि लाहौर का जलसा मैं रोकूंगा नहीं, इसलिए कि उसको पता है लाहौर का जलसा रुकेगा नहीं। तो मरियम नवाज के बाद राना सनाउल्लाह ने भी वजीर आजम और हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा कि जलसे के पुरअमन इनेकाद पर किसी ने कोई रख ना डाला तो तसादुम के जिम्मेदार इमरान खान होंगे। राना सना का क्या कहना था, ये आप सुनिए। जलसा हर कीमत पे होगा और अगर इन्होंने उसके पुरअमन इनेकाद में कोई रखना डाला, जिस तरह से वज़ीर आज़म ये बात ख़ुद कह रहा था, तो उसके नताइज जो हैं वो दुरुस्त नहीं होंगे। उसके नतीजे में यकीनन फिर कोई तसादम की सूरत हाल पैदा होगी जिसमें फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है और ऐसे किसी नुकसान की ज़िम्मेदारी बराह रास्त जो है इमरान खान नियाज़ी के ऊपर जब होगी। लाहौर में अगर तसादुम हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तो इमरान खान पर होगी, लेकिन खैबर टीचिंग अस्पताल में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? क्योंकि माजी में तो इमरान खान इस तरह की नाअहलियों पर इस्तीफे मांगा करते थे। क्या कहा करते थे, ये देखिए। तो आज जो वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा और मुशीर इत्तलात के पीर कामरान बंगश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ना तो किसी ने इस्तीफे का ऐलान किया बल्कि माजी की तरह मुआवजों का ऐलान करके सबको मुतमईन करने की नाकाम कोशिश की कि 7 साल से सूबे में हुक्मरानी करने वाली तहरीक इंसाफ अस्पतालों में मौजूद स्ट्रक्चरल नकाइस को दूर नहीं कर सकी, कि 7 साल भी एक सूबे के सेहत के निज़ाम को परफेक्ट बनाने के लिए नाकाफ़ी हैं। एक हकीकत यह है जो पिछले 2 रोज़ पहले खैबर टीचिंग अस्पताल में हुआ, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान पता नहीं किस गुमान में होते हैं जो KPK में गवर्नेंस की तारीफें करते नहीं थकते। इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत साहब, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ पहले हुआ है, अब इसकी जिम्मेदारी किस पर है? माजी में खान साहब इस तरह के वाक़यात के बाद इस्तीफे मांगा करते थे, अब तक कोई इस्तीफ़ा नहीं आया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। जी अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया। बात इस तरह है कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और बड़ी नेगलिजेंस है और मेरा ख्याल है 48 घंटों के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, ज़िम्मेदारान का तयन किया जाएगा और इस्तीफ़े भी आएंगे और मेरा ख्याल है सख्त से सख्त सज़ा भी होगी। इस पर बिल्कुल माफ़ी नहीं होनी चाहिए कि क्या इसमें किसका कसूर है। अगर किसी जिसका जितना कसूर है उसको उतनी सज़ा मिलेगी। अब ये कह देना कि एक अस्पताल के अंदर अगर कोई मामला हुआ है तो उसकी ज़िम्मेदारी आप किसी और पे डालना चाहें सियासी तौर पे, तो वो फिर जब तक उसका कोई सबूत ना हो मेरा ख्याल है बात नहीं करती। तो वी शुड ऑल वेट कि जब वो इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाए, उस इंक्वायरी रिपोर्ट पे पूरा ऑल इनकम्पसिंग अगर उसका जो है ना वो इफ़ेक्ट मेजर करने के बाद बिल्कुल सज़ा की बात होनी भी चाहिए और मेरा ख्याल होगी भी। लेकिन सदाकत साहब को याद होगा जब कभी कोई ट्रेन हादसा हुआ करता था नून लीग के दौर में, तो फ़ौरन वज़ीर आज़म साहब असद उमर साहब कहा करते थे कि जी ख्वाजा साद रफ़ीक को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन का इंतजार नहीं किया जाता था, फ़ौरन इस्तीफ़े का मुतालबा किया जाता था। मिसाल वेस्ट की दी जाती थी कि वेस्ट में भी ऐसे ही होता है। यहाँ 7 साल हो गए आपकी हुकूमत को, आपकी जमात की हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में,
अभी तक स्ट्रक्चरल नकाइस अस्पतालों के दूर नहीं हो सके, सेहत का निज़ाम इतना परफेक्ट नहीं हो सका कि अस्पतालों को पता हो कि कब उनका ऑक्सीजन का जो ज़ख़ीरा है वो ख़त्म हो रहा है और कब ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये तो बड़ी नेग्लिजेंस है। जहाँ तक मैंने कहा कि वाकई सीरियस मैटर है और ये नेग्लिजेंस है, और बिल्कुल जिस चीज़ का कसूर है, जिसने लेट किया, जिसने वो वहाँ पे नेग्लिजेंस की, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसको आप रेलवे से कंपेयर नहीं कर सकते। रेलवे एक नेशनल नेटवर्क है और जो बिल्कुल वज़ीर के इमीडिएट नीचे होता है, जबकि ये जो अस्पताल है ये एक अलग एक अस्पताल के अंदर का वाक़या। अगर खुदा न खास्ता ये वाक़या एक से ज़्यादा अस्पतालों के दरमियान होता तो फिर इसका लेवल ज़्यादा बड़ा होता। लेकिन इसके बावजूद चूँकि इंसानी जान इसमें अगर जाती है तो उसको जितना सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और जिस पे अगर उंगली आती है तो बिल्कुल मैं इमरान खान साहब के बयान के ऐन मुताबिक उन तमाम शख्सियात को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे कोई वज़ीर ही क्यों ना हो। इस पर कोई दो राय नहीं। सही, चलें अब जो लाहौर जलसा हो रहा है उस पर भी आते हैं। खुड़ो साहब का पहले मैं इस पर कमेंट ले लूँ। खुड़ो साहब, ये जो वाक़या पेश आया खैबर टीचिंग अस्पताल में, आज तैमूर सलीम झगड़ा साहब, कामरान बंगश साहब जो जिम्मेदारान थे, उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मुआवजे का भी ऐलान किया और ये भी बताया कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, जैसा सदाकत साहब भी फरमा रहे हैं। आप लोग तो मुतमईन है ना? अब गवर्नर से खैबर पख्तूनख्वा में एक वाक़या हुआ, फ़ौरन उस पर इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई। क्या बात है क्या बात है, कितना एहसान मानूं उस हुकूमत का कि जी फ़ौरन इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। इंक्वायरी कमेटी का भी इंतज़ार करो, कितने दिन लगाती है कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आए और किसको सज़ा तजवीज़ की जाती है उसकी भी इंतज़ार है। आपकी बड़ी मेहरबानी हुकूमत की कि उन्होंने फ़ौरन से इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर कर दी। और क्या करना था इन्होंने? उस वक़्त ख्याल नहीं आया जबकि ऑक्सीजन ख़त्म हुई थी, वहाँ कोई एमएस नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई पैरामेडिक से कोई बंदा नहीं था कि बता सके कि जी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, या उनको पता नहीं था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, या उनको पता नहीं था कि हुकूमत ने लोड शेडिंग कर दी हुई है गैस की और अस्पतालों के लिए भी कर दी है। सवाल क्या है और जवाब क्या है? कहते हैं कि जी हेलो, आवाज़ आ रही है? जी साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, बात कीजिएगा अपनी। हाँ, कहते हैं कि जी रेलवे हो तो कुछ और बात है, और सारे अस्पतालों में अगर लोग मर जाएं तो फिर हाई लेवल की बात हो जाती है। ये बहुत छोटी लेवल की बात थी। एक अस्पताल में 7-8 लोग बच्चे मर गए, मरीज मर गए, इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हमने इंक्वायरी कर ली है। दैट इज़ नॉट द आंसर। ये ऐसा नहीं है। सब जगह जहाँ भी कहीं भी कैसा हो तो फिर आप यो कहते हो ना कि जी मदीना की रियासत, तो फिर उन खुलफाए राशिदीन में से पूछ लो ना कि दरिया के किनारे पर वो जो कुत्ता भूखा मर रहा था उसके लिए हाकिम से पूछा गया, खलीफे से पूछा गया कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। या अगर मदीना रियासत की बातें करते हो तो फिर ऊंची, या तो इतनी ऊंची बातें करो नहीं। अगर ऊंची बातें कर रहे हो तो फिर हर एक चीज़ को मानो, और हर एक चीज़ को मानकर फिर उसका मदावा भी किया जाए। क्या कंपनसेशन ज़िंदगी वापस ला सकती है? नहीं। बात है प्रिवेंशन की, बात है स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल होने की, बात है कि प्रिकॉशन क्या लेते हैं, बात है कि जी पोस्ट ऑपरेटिव अगर कोई चीज़ है, मरीज़ है तो उसका कितना ख्याल रखा जाता है। ये बातें हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने नेग्लिजेंस की। अल्लाह करे कि उनको सज़ा मिले जो इसका जिम्मेदार करार पाया जाए। सही। तो सदाकत साहब, वैसे माजी की हुकूमतें भी तो यही सब किया करती थी, वो भी मुआवज़ों का ऐलान करती थी, कमेटीज़ का ऐलान किया करती थी, उसके बाद फिर मामला इधर उधर हो जाता था। वही बात है ना सर, वही बात। सदाकत साहब, तो ये मुख्तलिफ क्या चेंज क्या है? खुद ही कहा कि असद उमर साहब, नहीं मैंने तो वो तो पूछ ले लाने वालों से। जी, मैं खोड़ो साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँ, मैंने बिल्कुल कहा है कि इंसानी जान जो है वो उसकी बड़ी कीमत है, और अगर किसी की भी नेग्लिजेंस है ऊपर तक तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। भाई 2 दिन की बात है, इंक्वायरी रिपोर्ट आने दें। आप रिपोर्ट पे अगर तसल्ली नहीं होती आपकी फिर आप बात करें। हम इसका फौरी तौर पे हम सर कलम तो नहीं कर सकते ना किसी का। जो लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ पे रुकी है, ये होती है इंक्वायरी के बाद। अगर तो 2 हफ्ते तक इंक्वायरी ना बने, जैसे आपका वो उस वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट आनी थी, वो जो उसका एक ड्रामा हुआ था अपना कैप्टन सफदर वाला, आपकी तो रिपोर्ट ही कोई नहीं आई ना। जी खोड़ो साहब, कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, बताइए फिर जरा। जो इब्तिदाई रिपोर्ट के कुछ निकात हैं वो मैं सदाकत साहब से शेयर करता हूँ। एक मिनट, इससे कहीं ज़्यादा घिनौना वाक़या हुआ था कराची में। अपने सूबे की बात कर रहा हूँ, जहाँ एक मिल को आग लगाई गई थी, जहाँ 300 आदमी जल के मर गए थे।
उन लोगों को जो जिम्मेदार थे, उन लोगों को आज का ये वजीर आज़म इमरान खान कहता है कि इससे ज़्यादा नफीस लोग तो मैंने देखे नहीं। क्या कह रहे हैं हम कहां पहुंच गए हैं बाबा? सर वो लोग तो आपके भी इत्तेहादी रहे हैं, पूरे आपके पूरे टेन्योर में आपके भी मेरे इत्तेहादी भी थे। देखे मेरे भाई मेरे भी इत्तेहादी थे, अब इनके इत्तेहादी हैं। मैंने ये लफ्ज़ उनके लिए नहीं कहा था कि जी इससे ज़्यादा नफीस आदमी हमने देखे नहीं है। हमने ये भी कहा कि जी सियासत को अलग करो और क्राइम को अलग करो, मिलिटेंसी को अलग करो। ये आप हमारे जुमले भूल गए जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद गाती थी, दूसरे करते थे। क्या बात कर रहे हैं आप सर? कुछ तो हिसाब करें, कुछ पलड़ा थोड़ा सा रखें तो सही ना कहीं समझ में तो आए। छोड़ो इस चीज़ को। मुझे बहुत अफसोस है कि अस्पताल में ये वाक़या हुआ। मुझे बहुत अफसोस है कि अस्पताल में वाक़या हुआ। इनके प्राइम मिनिस्टर को भी शायद हुआ होगा अफसोस, लेकिन मैं तो उस वक्त की भी चीख रहा था जब इनकी थी हुकूमत थी केपी में और आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ था। मैं तो उस वक्त भी चीखा था कि ये कैसी हुकूमत जा रही है कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हो गया और हुकूमत केपी जो कहते हैं कि उससे कहीं ज्यादा अच्छी केपी कोई हुकूमत है नहीं, उस वक्त सोती रही, बचा ना सकी। बच्चों को मार दिया गया, दिन दिहाड़े मारा गया। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग? तो सदाकत साहब वो जो मॉरल वैल्यूज खुद प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तलिफ मौक़ों पर गुफ्तगू करते हुए सेट किए हैं, असल में फिर वही आपके आड़े आती हैं, वही सवाल बनकर आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। यहाँ जो इब्तिदाई रिपोर्ट अभी आई है वो ये बता रही है कि ऑक्सीजन कंपनी के साथ तहरीरी मुआहदा 2017 में ख़त्म हो चुका था। उसके बाद सिर्फ फ़ोन पर डीलिंग चल रही थी। इतने बड़े अस्पताल की डीलिंग अगर फ़ोन पर हो रही हो, ये इतने अरसे तक किसी वज़ीर सेहत ने वहाँ पर कोई दौरा नहीं किया, इस मामले को डॉक्यूमेंटाइज करने की कोशिश नहीं की? पहले तो खोड़ो साहब ने जो बात की कि MQM से इनका इत्तेहाद था तो वो हलाल था और हमारे वाला इत्तेहाद हराम है। और दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म ने काबीना के 2 मेंबरान के बारे में कहा कि बड़े नफीस लोग हैं, उनके बारे में बात की। और आप इस नहीं मैं अगर सर बात कर, मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी बात सुन लें। 2 मेंबरान जो काबीना में बैठे हैं MQM के, उनके बारे में कहा कि मेरा तो इनके बारे में बड़ा मुख्तलिफ इमेज था। ये बड़े नफीस लोग हैं तबीयत के, जी नफीस लोग हैं तबीयत के। इसको आप बल्दिया फैक्ट्री के जो कातिल हैं उन तक वज़ीर आज़म को ले जाते हैं, बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है। और दूसरी बात ये कि पेशावर ब्लास्ट में जो जुल्म हुआ दहशतगर्दी का, उसका कसूरवार आपने इमरान खान को ठहरा दिया। और इस तक का मतलब है कराची में जितने या सिंध में जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हुए वो पीपल्स पार्टी ने कराए। फिर आप तो मुझे नहीं रोते हुए नजर आए उधर, आपको बिल्कुल दुख वाली बात थी। पेशावर ब्लास्ट हुआ, मेरी हुकूमत की नालायकी है, मरकजी हुकूमत की नालायकी है, आर्म फोर्सेस की, हमारे सिक्योरिटी इदारों की, हमारी ज़ाहिर नेग्लिजेंस है, कमी है। लेकिन क्या जो सिंध में वाक़यात हुए वो सारे वाक़यात मुराद अली शाह और जो पुराने हमारे साइंस थे उन्होंने करवाए? इस तरह तो बात नहीं होती ना। ये दहशतगर्दी तो दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी होती है, ठीक है, पूरे इदारे का, पूरे निज़ाम का, सिक्योरिटी सारे सेटअप का ये नाकामी तो होती है। लेकिन मेरे भाई आप इस तरह चेरी पिकिंग नहीं कर सकते कि पेशावर ब्लास्ट आप उठा लें, इस्लामाबाद के धमाके आप ना उठाएं। इससे तो फिर इसका मतलब है कि जो वाक़यात हुए वो सारे आप उन पोलिटिकल शख्सियत के मत्थे लगा दें। ये तो कोई तरीका नहीं है। बहरहाल पेशावर का जो वाक़या है ये वाला जो अस्पताल का जो वाक़या है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि इंक्वायरी कमेटी क्या रिपोर्ट देती है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है फिर इस पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। थोड़ा सा मरियम साहबा, जब मरियम नवाज साहबा गुफ्तगू कर रही थी कि अब लाहौर जलसे के बाद, जी आप बात कर लें फिर मैं सवाल करूँ। नहीं, मैं माजरत कर रहा हूँ अपने दोस्त से। मैंने कहा था, आपने कहा कि केपी की हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, तो मुझे याद आ गया वाक़या, आपके आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या याद आ गया जहाँ आप लोगों की हुकूमत थी। मैंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, आपकी हुकूमत का नाम लिया। वो हुकूमत, मसला क्या है? प्रिवेंशन। मसला क्या है? मतलब माइंडफुल रहना। मसला क्या है? अलर्ट रहना, क्योंकि हालात ख़राब थे, आपको अलर्ट होना चाहिए था, अलर्ट नहीं थे, वाक़या हो गया, सारी कौम ने भुगता, सारी कौम रोई इस बात पर। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अस्पताल की जो कमज़ोरी है उस पर भी थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अभी भाई ने कहा जी 2017 में मुआहिदा ख़त्म हो गया था, अब 2017 कहाँ और 2020 कहाँ। तो ये सारी बातें जो हैं ये अलर्ट न होने का निशानी है। चले, मैंने सिर्फ ये कहा। थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि अब वो तफसीली रिपोर्ट कब पेश करती है इंक्वायरी कमेटी और क्या इंक्वायरीज में फिर चीज़ें सामने आती हैं, किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैंने कहा ना, अब ये बताइएगा, ये 5 जलसे तो हुकूमत को नहीं घर भेज सके। गुजरावाला से आप शुरू हुए थे, फिर कोयटा, कराची, फिर
पेशावर, फिर मुल्तान। तो ये लाहौर जलसे में कैसे लाहौर फैसला कर देगा? मरियम साहिबा ये कह रही हैं कि अब लाहौर फैसला करेगा, इसलिए लाहौर में आखिरी जलसा रखा गया और लाहौर जलसे से हुकूमत चली जाएगी। डेडलाइंस भी आप लोग दे रहे हैं उससे पहले हुकूमत को इस्तीफा देने की, किस बुनियाद पर? देखें, बात सुने, ये बात सुने, ये धरना जो था वो 2500-3000 लोगों का होता था। वो 200 दिन चला या 300 दिन चला, उसमें भी क्या ये बोली नहीं बोली जाती थी? ये सब कुछ बोला जाता था। यही इमरान खान साहब चीख चीख के सब कुछ ये बोलते थे। पता नहीं क्या कहे, पार्लियामेंट को गाली तक दी थी कि ये लानत तो ऐसी पार्लियामेंट पे जहां 2 नंबरी लोग बैठे। पार्लियामेंट के लिए कहा था इमरान खान ने, वो पार्लियामेंट जो सारे कौम की पार्लियामेंट होती है, उसके लिए पता नहीं क्या क्या बुरा भला कहा था। मरियम साहबा ने भी कहा है। देखिए, ये जलसे क्यों हो रहे हैं? जलसे अगर हो रहे हैं तो हम जलसों का अनाउंस करते हैं। जो लोग इमरान खान की हुकूमत से नाराज हैं, गुस्से में हैं, वो चल के आते हैं। वो चल के आते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हम इतने लोग हैं जो इस इमरान खान की हुकूमत से तंग आए हुए हैं। हमने उनका नाम मुसीबत आज़म रखा हुआ है। अब कौम कह रही है कि हम ऑर्डिनेंस जारी करना चाहते हैं। वो ऑर्डिनेंस क्या? नियाजी रिमूवल ऑर्डिनेंस। हाँ, अब हमें एनआरओ चाहिए। उस एनआरओ का मतलब होना चाहिए नियाजी रिमूवल ऑर्डिनेंस। ये जलसे होते हैं, सियासी पार्टियों का हक है। सियासी पार्टियों का हक है कि वो जलसे कर सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं कि हमारी ऐसी हुकूमत है जो दाद रसी नहीं करती, लोगों की दाद रसी नहीं करती, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो बेरोजगार हैं, जो माएँ हैं, जो बहनें हैं। साहब कह रहे हैं कि जलसों में तो ऐसी बातें होती हैं, इसका मतलब कि इन बातों में कहीं कोई हकीकत तो नहीं है, इस पर अमली तौर पर अमल तो नहीं होता, ये सिर्फ जलसों की हद तक सियासी नारे हैं। तो इन सियासी नारों से, सियासी दावों से कैसे हुकूमत को भेजेंगे? अगर ये बात तो सदाकत साहब, ये मुल्तान में पूरी मशीनरी लगा दी हुकूमत ने जलसे को रोकने के लिए, और दूसरी तरफ बयानात आपके वज़रा के आ रहे हैं कि 5000 लोग नहीं जमा कर सकते, 6000 लोग नहीं जमा कर सकते। जब इतने कम लोग जमा कर रहे हैं, ये लोग इतने बड़े ग्राउंड में, तो कर रहे हैं। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं समझता हूँ किसी के भी जलसे को, एहतजाज को, तकरीर को, तनकीद को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। मैं इससे पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ। अगर इन्होंने ये बातें की हैं तो ये सारी ठीक है, इनका पूरा हक है कि हुकूमत को बुरा भला कहें, हमें कल की बजाय आज भेजने की कोशिश करें, ये इनका जमहूरी हक है। लेकिन एक बात है कि पीपल्स पार्टी सिंध में बंदिशें लगा रही है, मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन लगाया हुआ है। ये वो हैं जो हाथ जोड़ जोड़ कहते थे कि बाहर ना निकलें। पूरी दुनिया का फिनोमेना है, कोई कोरोना झूठ तो नहीं है। आज आप लाहौर में चले, मैं कहता हूँ हज़ारों लोगों को इकट्ठा करेंगे, पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा करेंगे, और वहाँ से जहाँ बाहर से कोरोना वहाँ लाहौर में आएगा, और जो लाहौर का कोरोना है वहाँ जाएगा। ये कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। हर अनपढ़ और पढ़े लिखे बंदों को ये बात समझ आती है कि इस वक्त में जब हर अगले दिन कोरोना में डेथ्स बढ़ रही हैं, कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ रहा है, ये तो मैं समझता हूँ कि कोई अंधे को भी नज़र आ रहा है। ये कोरोना के छुपने की बात नहीं है, ये वाकई एक जुल्म है कि आप कौम की पब्लिक हेल्थ को इस तरह बुरी तरह एक्सपोज करें और अपने पैटी सियासी असूल जो आपको नहीं मिल रहे, उसके हसूल के लिए आप पूरी पब्लिक एट लार्ज को एंडेजर करें। ये बात किसको, मैं, ये मेरे भाई हैं, मुझसे सीनियर है उम्र में, लेकिन सदाकत साहब में मैं कोई ऐसी सख्त बात नहीं चंद दिन पहले आप भी अपने हल्के में गए थे, वहां आपने भी लोगों से बगलगीर हुए और बहुत बड़ा इस्तेमाल रखा हुआ था। भाई साहब अगर यार, मेरी बहुत बात बड़ा सुन इज्तिमा लें। नहीं था, वो 30-35 लोग थे, वो गैदरिंग बड़ी हो गई, उस पर तनकीद हुई है। मुझे बताएं, लाहौर शहर में अगर आज ये 20,000 15,000 लोग इकट्ठे करते हैं, लोग मरते हैं, तो मैं कहता हूं इन पे मरने की एफआईआर भी होनी चाहिए। जिस तरह पीपल्स पार्टी कहती थी कि इमरान खान ने लॉकडाउन नहीं किया, जो बंदा मरेगा हम इस पे एफआईआर कराएंगे। आज ये बिल्कुल वो 180 डिग्री उल्टा चलना शुरू हो गए, इसलिए कि इनको एनआरओ चाहिए, इसलिए कि इनको माफी चाहिए, इसलिए कि इमरान खान इनको माफी नहीं दे रहे। तो मेरे भाई, बाकी सियासत करें, तनकीद करें, कोई ऑप्शन दें। आप कोई नए लोग नहीं, खुदारा कौम से अपील है, इनको देखें। ये कोरोना फैलाने का कोई झूठ नहीं है। 1.5 मिलियन लोग, 15 लाख लोग कोरोना से अमवात हो चुकी हैं। ये कोई झूठ है, ये कोई ड्रामा है, ये हकीकत है। और मैं समझता हूँ मुल्तान में भी इन्फेक्शन रेट बढ़ गया है, पेशावर में भी अमवात हो रही हैं, और इनको
ये कौम के साथ, जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का हिसाब कौम को देना पड़ेगा। खोड़ा साहब देखें, जब ये तहरीक शुरू की थी आपने, जब ये एपीसी हुई थी 20 सितंबर, उस वक्त ये कोरोना की लहर इतनी तेज नहीं थी। जलसों का आपने आगाज किया 16 अक्टूबर से, उस वक्त भी कोरोना इतना तेज नहीं था, लेकिन जैसे नवंबर शुरू हुआ, अक्टूबर का आखिर आया, ये लहर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। आप लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए था फिर कि लोगों की जिंदगियों को इस तरह से खतरे में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। एक रिव्यू होना चाहिए था अपनी पॉलिसी पर, अपने शेड्यूल पर। सर बात सुने। इमरान खान ने खुद डिक्लेयर किया कि मेरी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी बहुत कामयाब गई है, इसलिए अब मैं बिजनेस खोल रहा हूं। बाजारों में हुजूम आ गए जो पहले नहीं थे। शादी हॉल, खाने पीने की चीज़ें, जगहें, रेस्टोरेंट, ये वो सब खुल गया, फैक्ट्रियां खुल गई, सब कुछ खुल गया, बिजनेस चल पड़ा, सब कुछ हुआ। ये ऐलान मैंने नहीं किया था, इमरान खान ने किया था। ठीक है जी। अगर आप नवंबर की बात कर रहे हैं तो नवंबर 15 को गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था और 2 दिन पहले भी वहां जलसे कर रहे थे पीटीआई वाले। उस वक्त क्या कोरोना उनको याद नहीं आया? इमरान खान खुद वहां जलसे कर चुका है, तो क्या उसको याद नहीं आया था कि कोरोना है, नवंबर का महीना है? लेकिन अगर कोरोना वरोना सब कुछ जो कर भी है भी सही, तो क्या अमेरिका सबसे ज्यादा अमवात जो दुनिया में हुई हैं वो अमेरिका में हुई हैं? क्या अमेरिका ने इलेक्शन के दौरान इसी नवंबर महीने में क्या ये सारी पाबंदियां लगाई थी? क्या इंडिया ने पाबंदियां लगाई हुई हैं? क्या किसी और जमहूरियत ने पाबंदियां? हाँ, कर दो। आपकी जो प्ली थी कोर्ट में कि कोर्ट हमें मना कर दे जलसे करने से, कोर्ट ने भी रद्द करके फेंक दी। कोर्ट भी रद्द कर रही है। लोग खुद आते हैं अपने, जैसे ना कहते थे किसी जमाने में कि हम जी कफन बांध के निकले हैं इस हुकूमत के खिलाफ। तो अगर अपनी जिंदगी रिस्क में डालकर अगर आ रहे हैं तो फिर इनको गुस्सा क्यों चढ़ रहा है? ये मना क्यों कर रहे हैं? लेकिन अल्लाह न करे हम कोई आवाम के दुश्मन है क्या? चला रहे हैं, आपकी तहरीक में शामिल होने आ रहे हैं, तो वो जिम्मेदारी फिर किसी हद तक आपके ऊपर भी आती है। इस अवाम को हमने मार्शल लॉ वालों से बचाया है, इस अवाम को हमने कोड़ों से बचाया है, कोड़े खाए भी है और कोड़ों से बचाया भी है। इस मुल्क के अवाम को हमने हक के हाकिमियत दिलवाने के लिए जद्दोजहदें की है। हमने उनको होने का सबूत दिलवाया कि आप हो, 1 मैन 1 वोट। ये इन्होंने नहीं करवाया, हम लोगों ने करवाया है। जो हम इनसे पहले सीनियर थे सियासत में, उन्होंने करवाया। 1 मैन 1 वोट वाले ये नहीं है। इनसे तो ये हुआ कि जब जनरल मुशर्रफ का जाने का वक्त हुआ तो ये इलेक्शन से बायकॉट करके बैठ गए 2008 में। फिर 18वीं तरमीम अब उनको याद आ रही है। एनएफसी अच्छा नहीं है, बुरा है, ये अब उनको याद आ रही है। भाई तुम होते 2008 में कुछ ना कुछ तो बोल देते ना, कुछ ना कुछ तो अपनी इनपुट दे देते। हर जगह से भागना है। बाकी दूसरे, मैंने कहा ना एबटाबाद में कोई जलसा हुआ है, आज अखबारें देख लेना आप, अखबारें सबसे हाईएस्ट रेट जो अमवात का था एबटाबाद में है। भाई मैं वहां कोई जलसे कर रहा हूं। मुल्तान में जलसा होने के बाद कौन सी खबर आई वहां से कि कितने ज्यादा अमवात हुए? पता नहीं कितनी जगहें हैं जहां जलसे नहीं हुए। जलसे तो कुल 5 जगह हुए हैं ना, 5 जगहों पे मुल्तान, लोग अब तो वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि कोई रोक भी नहीं रहा इन जलसों को। आज जो पार्टी तर्जुमानों का इजलास वज़ीर आज़म ने हेड किया है, अभी आया है। जी। अरे भाई क्या कहा उन्होंने कहा क्या, जो बैनर बनाएगा उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे, जो पेनाफ्लेक्स बनाएगा उसको गिरफ्तार, जो लाउड स्पीकर देगा उनको गिरफ्तार, जो कुर्सियां देगा उनको गिरफ्तार। ये अखबार में छपा है। ठीक है निसार खोड़ा साहब, जरा रुकिएगा। आप ये कह रहे हैं कि टेंट्स बनाने वालों को, पेनाफ्लेक्सेस बनाने वालों को, कुर्सियां देने वालों को तो गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास जो बुलाया उसमें उन्होंने कुछ और ही हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि 10 जलसे ऑपोजिशन कर ले, हम रोकेंगे नहीं। क्या उसमें हिदायत दी गई और क्या स्ट्रेटजी आगे के हवाले से तय की गई है हुकूमत की जानिब से, इस पर बात करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब से पूछेंगे, चूंकि वो खुद भी इस मीटिंग में मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे उस इजलास के बारे में जो वज़ीर आज़म ने बुलाया। पार्टी तर्जुमानों का वह इजलास था। वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा कि ऑपोजिशन 10 जलसे भी कर ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तसादुम नहीं चाहते। तो सदाकत साहब, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि तसादुम तो आप नहीं चाहते, लेकिन जब तसादुम नहीं चाहेंगे, जलसों को नहीं रोकेंगे, लोग बड़ी तादाद में जमा होंगे,
तो फिर ये कोरोना फैलने की जिम्मेदारी तो हुकूमत पर ही पड़ेगी। आप तसादुम फैलाने के चक्कर में, तसादुम ना हो इस चक्कर में आप कोरोना फैलने का सबब बन सकते हैं। अरबाब, मैं उस मीटिंग का हिस्सा था, उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था जब यहाँ बातें हुई हैं। देखिए, बड़ी वाज़ेह बात है, जो खोड़ो साहब बात कर रहे हैं कि एबटाबाद में बहुत ज़्यादा कोरोना फैल गया है, मान लिया। अब जो लोग एबटाबाद से और कैप्टन सफदर के हलके से जो लोग लाहौर आएंगे, क्या वो कोरोना ले के साथ नहीं आएंगे? क्या वो एबटाबाद का कोरोना लाहौर नहीं आ जाएगा? मुझे सिंपल बात समझा दें। हमने तो यही सीखा है कि जब लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और 6 फुट के फासले से अलावा जब वो बातचीत करते हैं तो उनके जो स्पीच से जो मतलब ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उससे भी कोरोना फैलता है। तो ये तो इनकी अपनी बात है। मुझे समझ नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी की एकदम लॉजिक कहाँ गायब हो गई है कि जी आप जलसे करने थे उससे कोरोना नहीं फैलता। भाई, बाज़ार खोलना, SOPs के तहत बाकी चीज़ें खोलना तो इसलिए है कि लोगों की रोज़ी रोटी का मसला है। दिहाड़ीदार को अपने बच्चों के लिए खाना खिलाना है, पाकिस्तान की मईशत है। वो ये जो आप गोल गपाड़ा करेंगे, इसमें कौन सी मईशत है भाई? इससे क्या होना है? आप 20 जलसे करेंगे, इमरान खान की तो सेहत पे कोई असर ना पड़ा है ना पड़ेगा। तो ये बात कह देना कि ये इस तरह है, और वो बिल्कुल नहीं है। बाकी इन्होंने कहा कि 2008 में, भाई 2008 में ये जो बाइकआउट हुआ था वो नवाज साहब की क़यादत में APDM ने किया था। नवाज शरीफ साहब हमें बाइकआउट करवा के हमें और जमात इस्लामी को खुद इलेक्शन लड़ गए थे, जबकि हमने उस वक्त बाइकआउट किया था। उस चीज़ से इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन आप लड़ें, PDM से लड़ें, APDM से लड़ें, अकेले लड़ें, जो मर्जी करें। भाई खुदारा इस कौम की जिंदगियां ना ज़ाया करें। बाकी जो मिसालें आप दे रहे हैं सितंबर अक्टूबर की, उस वक्त तो 2-2, 3-3, 4 अमवात थी। इस वक्त बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो 50 अमवात हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म कह रहे हैं इन जलसों को नहीं रोकेंगे, और दूसरी तरफ ये मरियम साहब अभी गुफ्तगू करते हुए कह रही हैं कि आप लोग टेंट वालों को डरा धमका रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स को डरा धमका रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, कुर्सियां नहीं मिल रही। फिर ये पसे पर्दा ये कार्रवाइयां भी चल रही हैं हुकूमत की। कानून वबाई देखें, वबाई अमराज का जो कानून इस वक्त लागू है उसके मुताबिक अपने लोगों का इकट्ठा नहीं होने देना। अब हम इनको रोकना इसलिए नहीं चाहते जलसे के दौरान कि हम कोई शहबाज शरीफ की तरह कोई दूसरा लोगों को कोई मॉडल टाउन नहीं करना चाहते, इनको गोलियां नहीं मारना चाहते, इनको लाठियां नहीं मारना चाहते, इन पे आंसू गैस नहीं, क्योंकि हम खालिस्तान जमहूरी हैं। ना हम अयूब खान की कोई पैदावार है, ना हम ज़िया-उल हक की पैदावार है। हम इन सियासी कारकुनों को बिल्कुल कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, लेकिन जो भी कानून तोड़ रहा है, जो जलसा कराने का बंदोबस्त कर रहा है, उसके खिलाफ FIR है। आपकी हुकूमत को भी अब 2.25 साल होने को आ गए, 2.5 साल होने को आ गए। मॉडल टाउन वालों को भी अब तक इंसाफ नहीं मिल सका है। वो आपके आने के 2.5 साल बाद भी इंसाफ के लिए अभी भी तरस रहे हैं। सर जी वो इस वक्त एक अलग डिबेट है। मैं मॉडल टाउन का मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि वो एक इंटरेक्शन हुआ, सियासी एनकाउंटर हुआ, उसमें सियासी लोगों की अमवात हुई और जख्मी हुए। हम जमहूरी आदमी हैं, लोग हैं, हम इनको मना करेंगे ना आए, आज भी मना कर रहे हैं। लेकिन कोई आता है, इकट्ठ करता है, तो कानून की अमलदारी के लिए उस वक्त क्लैश भी बचाएंगे, बाद में एक घर जाके उसको अरेस्ट करेंगे। ठीक है, तो खोड़ो साहब ये जलसा तो आप कर लें, लेकिन उसके बाद अगर कोरोना फैला, कोरोना की जिम्मेदारी आप लोगों पर ही होगी। फिर हुकूमत मुकदमे भी कायम करेगी, गिरफ्तारियां भी करेगी। फिर तैयार हैं आप लोग? शिकायत तो नहीं करेंगे, एतराज तो नहीं करेंगे हुकूमत के खिलाफ? एक मिनट मैंने मेरे से बात करें ना सर। जी खोड़ो साहब आप। हेलो जी खोड़ो साहब, आवाज आ रही है आपकी? गुजारिश करूं सर, इमरान खान साहब हमें बुरा भला कहता था जब हम लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराना चाहते थे। बुरा भला पता नहीं क्या किस नामों से पुकारता था सिंध हुकूमत को। उन्होंने अभी तक कौम से माफ़ी तो नहीं मांगी। रही बात दूसरी कि उन्होंने खामखा अयूब खान और ज़िया-उल हक का जिक्र कर दिया और जानबूझकर ये मुशर्रफ खान को भूल गए, जिसके आने पर उन्होंने ढोल बजा के कहा था हमने इनको वजीर खारजा दिया है अब्दुल सत्तार, और कुछ ही दिनों के बाद एक और उनको तोहफा देंगे शौकत अजीज। ये अल्फाज इमरान खान के थे। ये मुशर्रफ खान का दिलदादा, रेफरेंडम का कैंपेनर। एक ही पार्टी थी जो रेफरेंडम के हमायती थी, जो कर रहा था कैंपेन, इमरान खान। मुशर्रफ का नाम खुद से जानबूझकर ये गंवा लिया, इन्होंने अवॉइड कर लिया, उसका नाम नहीं लिया। छोड़े इस सारी चीज को, मैं नहीं समझता कि अब इनके बस की बात रही है। ये थोड़े से एक्सपोज जो हो रहे हैं ना, ये इससे घबरा रहे हैं। जो जलसों में तकारीर होती हैं, जो लोग सुनते हैं, वो अपने ख्यालात लेके अपने अपने घरों में जाते हैं। ये हो रहे हैं एक्सपोज।
कर कुछ पा नहीं रहे, इसलिए दूसरों को बोलने से रोक रहे हैं, बोलने से रोक रहे हैं। कैमरा लगा दिया कि टीवी पे मत बोलो, जलसे करने से रोक दिया कि जी कोरोना फैल रही है, खुद कुछ करना नहीं है। मैं माजरत के साथ कह रहा हूं कि आप होश लो, हर मुल्क में होता है ये डिमांड। हम कर सकते हैं ये डिमांड कि बाबा वक्त से पहले इलेक्शन चाहिए, कर सकती है ये कौम की जी नियाजी रिमूवल ऑर्डिनेंस हमें लागू करने लगे हैं। एनआरओ से हमें चिढ़ाते हैं ना, मैं कह रहा हूं हाँ मुझे एनआरओ चाहिए, एनआरओ का होना चाहिए नियाजी रिमूवल ऑर्डिनेंस। तो खोड़ो ये कौम लागू करें, इस चीज को आप लोग इतना लंबा क्यों कर रहे हैं? फिर आप पूरी ऑपोजिशन असेंबलियों से कल ही आप इस्तीफा दें, इनकी हुकूमत को भेजने का फिर फाइनल प्लान बनाएं, उस पर अमल करें। फिर ये बताएं क्या कहेंगे, लॉन्ग मार्च, ये बताएं क्या कहेंगे। हाँ जी कोई बात नहीं, मैं सुने ए बाबा सुने साहब, इस्तीफे हमने पहले भी दिए, अपनी लीडरशिप तक पहुंचाए थे, उसको छोड़ दें आप। मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो टिकट याफ्ता लोग होते हैं ना, पहले अपना इस्तीफा लिख के वहां देते हैं, उसके बाद टिकट ले आते हैं। सदाकत साहब, ये जो तमाम मसले जिनकी खोड़ो साहब निशानदेही कर रहे हैं, ये तो एक गरीब को दरपेश हैं। बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, हर चीज महंगी मिल रही है। आप इन तमाम मसाइल को हल कर दें, इनकी तहरीक खुद ही दम तोड़ जाएगी। पहले तो खोड़ो साहब ने कहा कि मैं वाकई में मुशर्रफ का नाम मिस कर गया। एक तो उन्होंने मुशर्रफ का जिक्र होना चाहिए था, वो भी एक तारीख़ में, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक बदनुमा एक दौर है जिसमें मैंने भी डंडे खाए हैं और मारें खाई हैं और जेल भी गया हूँ, इसलिए मुझे बड़ा दुख है उसका। और दूसरा इन्होंने एनआरओ को कुछ बनाया, तो एनआरओ तो वो था जिससे पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपने हज़ारों जो सैकड़ों केसेस अरबों के माफ़ करवाए थे, इसलिए आप उसका नाम ना नया रखें। पुराना नाम यही है जिससे आपने मुशर्रफ से, उस डिक्टेटर से डील की थी और अपने केसेस माफ़ करवाए थे। अब रही बात कि हम क्या करें, तो भाई पिछले 10 दिनों में चीनी 20 रुपये सस्ती हो गई है, आटा सस्ता होना शुरू हो गया है, महंगाई के सारे स्टैट्स नीचे आ गए हैं। एक वक्त था हम कहते थे वाकई महंगाई है और बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन अब महंगाई नीचे आना शुरू हो गई, इकॉनमी बढ़ना शुरू हो गई, सारे इकॉनमी के इशारे इस वक्त मुस्बत हैं। एक चीज़ ही है, तो वो है हमें इसका हमारी ऑपोजिशन की तहरीक को दें, जैसे जैसे इस ऑपोजिशन की तहरीक ने प्रेशर हम तो फारिग हो जाएंगे। हुकूमत महंगाई में कमी करना शुरू हुई है, फिर सीरियसली आपने हमें इनकी तहरीक की कोई परवाह नहीं है, इनकी तहरीक की कोई हैसियत नहीं है। बात सिर्फ इस बात की है कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में कोरोना फैल गया तो हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, फिर मईशत बैठ जाएगी, फिर महंगाई होगी, फिर गुर्बत होगी, फिर बेरोज़गारी होगी और फिर ये साथ इनकी शोर शराबा भी होगा। हम इन्हें दरख्वास्त करते हैं, महीना 2 महीने कोरोना को कंट्रोल होने दें, जितना मर्जी भागते फिरें आप भागते फिरें, आप रोज़ मुजाहरे करें, रोज़ जलसे करें, किसी ने आपके पीछे आना है। तो आज इस वक्त हम सिर्फ इनकी दरख्वास्त कर रहे हैं दस बदस्ता कि ये सियासत का वक्त नहीं है, इस वक्त लोगों की जानों पे बनी हुई है। हर तरफ लोग इस बात का यकीन करना शुरू हो गए, ये कोरोना जो है ये कोई वबा नहीं है, ये शायद कोई ऐसी अफवाह है। और इस तरह के इज्तिमा देख के पूरी दुनिया में पाकिस्तान के माशरे का, पाकिस्तान के सियासतदानों का मजाक बन रहा है। ये कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं, कितना बेवकूफ़ लोग हैं कि अपनी जो कम पढ़ी लिखी कौम है उसको इकट्ठा करके और कोरोना के बारे में एक जो अफवाह है उसको ये प्रमोट कर रहे हैं। इससे बड़ी और क्या जुल्म होगा कि ये जो कल आज से 6 महीने पहले कोरोना पे लॉकडाउन और पाबंदियों की बात करते थे, आज अपने ज़ाती मकसद के लिए, अपना करप्शन बचाने के लिए, अपने लिए एनआरओ हासिल करने के लिए ये पाकिस्तानी कौम की जिंदगियों, ठीक है, एक कोरोना के मामले में तो दोनों का मौक़िफ़ बिल्कुल तब्दील हो चुका है। 6 महीने से लोग आते हैं और लाहौर इकट्ठे होते हैं। तो खोड़ो साहब, ये महीने 1.5 महीने का ब्रेक लें जरा, ये कोरोना को भी जज करें और महंगाई के मामले को भी आप लोग जज करें, फिर अपनी तारीख दोबारा शुरू हमने कहा लोगों का रोजगार बचाना है, रोजगार बचाना था ना, ये तो सियासतदानों का रोजगार तो नहीं बचाना। जी जी खोड़ो साहब, सही बात सुने। अभी ये क्या बोल रहे हैं, खुदा के वास्ते मुझे हंसी आ रही है। सिंध हुकूमत ने गंदम की रकम रखी 2000 रुपए की, जी बहुत महंगाई हो गई है, लोगों के जेब में कुछ होगा तो जिंदगी गुजार सकेंगे। हम उनको बाकी जो गंदम नहीं उगाते उनको सब्सिडी वैसे ही हम देते थे। इनसे इतना नहीं हो सका कि 2000 तक की रकम रखते, इन्होंने 1650 रुपए रखी। भाई तुम कहां मदद कर रहे हो लोगों की? हम कह रहे हैं गंदम का 1 मन 2000 रुपए में होना चाहिए, गवर्नमेंट खरीदे, बाकी जो गंदम उगाते नहीं है उनको सब्सिडी बढ़ा दे। इनसे तो इतना नहीं सोच सका कि जी ये 1600 को 2000 तक ले जाते।
परवेज इलाही साहब ने कहा जी ये 2000 होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं सुना। उनके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं, हम कहें न कहें उसका फर्क नहीं पड़ता। इत्तेहादी 1300 पे खरीदी थी अभी इसी सीजन में। सर 1400 पिछले सीजन में 1300 थी, अब 1600। अभी जो रेट था पिछले साल मेरे साईं नहीं 1400। ये सर जी मैंने कहा 1400 में हमने खरीदी है, जो गुजर गया साल। अच्छा, मेरी मालूमात के मुताबिक गुजर गई वो 1400 में खरीदी गई, 1650 हो गया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कंफर्म कर लें। मेरी मालूमात के मुताबिक आपने 1650 रखी है सर जी। मैं हूँ बाबा, मैं जिम्मेदार बन रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। 1400 रुपए सिंध में 1400 रुपए थी, आपने भले 1300 रखी हो, लेकिन सिंध में 1400 थी। पंजाब की बात करूं, पंजाब में इतना रेट था। सही, चले, बहुत शुक्रिया साहब, दोनों हमारे साथ मौजूद थे और सिंध और पंजाब की कीमत है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक कोरोना की दूसरी शदीद होती लहर पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। वे कितने मरीज इसका मजीद शिकार बने हैं और जो दवाई इस सिलसिले में तैयार की गई थी पाकिस्तान में वो कितनी कारामद साबित हो रही है। एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान में आज भी कोरोना वायरस से मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद कोरोना से हलाकतों की कुल तादाद अब बढ़ते हुए 8398 तक पहुंच गई है, जबकि 5 माह बाद एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मुस्बत आने की शरह अब बढ़कर 9.71% तक जा पहुंची है। और कोरोना वबा से बचाव के लिए कई ममालिक में वैक्सीन की तैयारी भी इस वक्त जारी है। रूस ने अपनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक पाकिस्तान को फराहम करने की पेशकश की है, जिसकी तस्दीक करते हुए वजारत खारजा का यह कहना है कि रूसी तजवीज़ का मुसव्विदा वजारत सेहत को भिजवा दिया गया है। वजारत सेहत रेगुलेशंस, नताइज और टेस्ट के हवाले से जायज़ा ले रही है, जिसके बाद वैक्सीन के हवाले से कोई भी फैसला किया जाएगा। इसी सिलसिले में मजीद गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सईद खान साहब डाउ यूनिवर्सिटी से, वो भी हमारे साथ होंगे। तो अशरफ निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये जो रूसी वैक्सीन है इसके बारे में कितनी ये मुफीद साबित हो सकती है? कोई क्लिनिकल ट्रायल्स क्या पाकिस्तान में इसके हुए हैं? कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास इस सिलसिले में मौजूद है? थैंक यू वेरी मच। देखिए जी कि वैक्सीन जो होती है ये जो हम समझते हैं कि फ्लां की अच्छी, वी द कंट्री एज अ नेशन, हम यूरोप और अमेरिका इन्फ्लुएंस्ड किस्म के लोग हैं। एक कॉलोनियल सिस्टम और आजकल जो न्यू कॉलोनियल सिस्टम है उसके अंदर यही हमारी है कि फलां मुल्क ने अगर बना दिया तो बहुत अच्छी है। चीनी के साथ, और आपने ये देखा होगा कि जब हमने ये टेस्टिंग के लिए किया था तो हमारी इसी हुकूमत ने ये कर दिया था कि जो कि एक ख़ास अमेरिकन या उस कंपनी के नाम से थी उसका 6500 ऑफिसर रख दिया और नीचे उसके लिए सिर्फ रख दिया था कि जो चीनी किट्स के साथ होगा, जो चाइना से किट्स फराहम करके दीजिए, उनका टेस्ट जो है 5500 होगा। ये डिस्पैरिटी क्यों? अगर इसी किस्म के रवैये रख के कि एक मुल्क जो बढ़ के आ रहे हैं, मतलब मैं जानता हूं चाइनीज प्रेसिडेंट के लिए कि उन्होंने कहा था कि हम कोरोना की जो वैक्सीन बनाएंगे और खल्के खुदा को, उन ममालिक को जो अभी तक मतलब अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको हम मुफ्त फराहम करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये रवैये और मिजाज ऐसा है कि जिसमें सर्टनली मैं समझता हूँ कि, और मैं कोई ज्यादा गलत नहीं होगा, जो हमने सोचा हुआ है, देखा हुआ है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के देखा हुआ है कि दिस ऑल इज अबाउट द किकबैक्स टू, कि किकबैक्स भी हैं। और मतलब 2 वजारतें खत्म हो गई इसी करप्शन के बुनियाद के ऊपर ही, कि जो पहले जो मरकजी वजीर थे उनको हटा दिया गया कि अदवियात के ना, फिर दूसरे जो वजीर थे उनको भी हटा दिया इसी हुकूमत ने, रिगार्डलेस उसके कि जो पहली हुकूमतें जो करते रही उसके साथ भी जैसा, और क्या क्या चीजें और क्या क्या स्कैंडल्स हमारे सामने आते रहे। मैं समझता हूँ कि ये रशियन जो अगर ऑफर की है उन्होंने, ये बेहतर होगी। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि रशिया के लोग अपने लोगों को कोई ऐसी चीज लगा देंगे जो कि नुकसानदेह या फायदेमंद नहीं होगी। मेरे लिए बड़ी ये हैरानगी की खबर थी कि जी बड़ा मतलब ऐसे रखे कि फॉरेन ऑफिस को मिली और फॉरेन ऑफिस ने जी आगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भिजवा दिया, और मिनिस्ट्री हेल्थ अब उसको इवेल्युएट करके देखिए क्या। देखिए ट्रायल तो क्या जो अमेरिका से बन के आ रही है, जो उन लोगों ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाई है, क्या उसके ट्रायल पाकिस्तान के अंदर हुए हैं? बिल्कुल नहीं हुए। लेकिन इट इज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड कि वो तो बहुत अच्छी है, वेयर एज उसकी स्टोरेज करना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन डॉक्टर शफी साहब, जो बहुत सारे ममालिक अब इस वैक्सीन की तैयारी का दावा कर रहे हैं, ज़ाहिर बरतानिया, रूस,
चीन, अमेरिका, तमाम ही बड़े ममालिक उसमें शामिल हैं, तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में नहीं चली जाएगी कि किस मुल्क से हमें ख़रीदनी है, कहाँ से वैक्सीन सस्ती मिल रही है, कहाँ की वैक्सीन मेयारी हो सकती है? ये कन्फ्यूजन फिर कैसे दूर होगी? जी डॉक्टर अशरफ साहब, आपसे पूछा था। हाँ जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ जी। अगर आप सॉरी, मैं समझा कि शायद सही हिसाब से आपने पूछा। ये देखें, ये कंफ्यूजन कथित तौर पे नहीं, कंफ्यूजन जो क्रिएटेड कंफ्यूजन होते हैं उनका हल कोई मतलब हल नहीं हुआ करता। इफ इट इज अ क्रिएटेड कंफ्यूजन, और इसके लिए बड़ी सादा सी बात है कि जो साइंस एंड रिसर्च के साथ जो लोग काम करते हैं, और दुनिया के अंदर कोई ऐसी अद्वियात ऐसी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मेड इन बांग्लादेश के एंटीबायोटिक्स ठीक नहीं होंगे, पाकिस्तान के एंटीबायोटिक्स ठीक नहीं होंगे, तो बाहर वाले ठीक होंगे। अगर आपने उनके स्टैंडर्ड्स ठीक रखे हैं, फार्माकोकिनेटिकल उनकी सारी जो फार्मूलाज और कंपोजिशंस है वो ठीक है, अगर आपने उसकी स्टोरेज जो है, कोल्ड स्टोरेज या जो चेन रखी जाती है उसके लिए, प्रोडक्शन और आगे तक लेने के लिए, उसके ऊपर कंट्रोल्ड है। हमारे यहाँ देखें, वैक्सीन आती है, वैक्सीन ऑफ द पोलियो, और उसके साथ ये देखने के साथ कि वैक्सीन जहां से बन के आती है, फिर हमारे जो है मतलब शिप्स वगैरह से ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव, तो उसको उसी तरह से देखा जाता है कि ये कैरियर कैसे करते हैं, उसको कैरी आउट कैसे कहते हैं, उसका टेम्परेचर मेंटेनेंस कैसे है। फिर उसके लिए मैं आपसे एक चीज शेयर करूं कि आई वाज वर्किंग इन रावलपिंडी एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो हमने देखा कि अब एंटीबायोटिक्स जो सामने मेडिकल स्टोर के ऊपर पड़ी है और 50 डिग्री फॉरेनहीट जो जिसके ऊपर जाके टेम्परेचर पड़ रहा है, तो कौन सी एफिकेसी और क्या एफिकेसी उसके साथ होगी, मतलब रिगार्डलेस के दैट ऑल इज फ्रॉम द। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब, मैं जरा वापस आता हूँ आपकी तरफ। डॉक्टर सईद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। डॉक्टर सईद साहब, पाकिस्तान में क्या ये वैक्सीन की फरामी, वैक्सीन की तैयारी के लिए भी उसी तरह से कोशिशें की जा रही हैं जैसे आप लोगों ने IVIG तैयार की, उसके रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त आए, आजकल उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कितनी वो यूज़ हो रही है, और क्या आप डाउ यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं और भी आपने उसको भेजा, किसी और शहर में भी उसको इस्तेमाल किया गया? सईद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह बांधी कि वैक्सीन जो है उसका मयारी होना जो है उससे ये जरूरी है कि भाई हम यहाँ पे अपने जो हमारी पॉपुलेशन है उससे जब उसका रिजल्ट आएगा तो वो ज़्यादा मुनासिब तब होगा। गाँव में भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन वो वैक्सीन नहीं है, वो एक एंटीबॉडीज हैं जिसको जो लोग इन्फेक्टेड हैं वहाँ से उन्होंने प्लाज्मा लिया और उसमें से उन्होंने आइसोलेट की एंटीबॉडी। लेकिन अब तक दुनिया भर में इस तरह के कई तजुर्बात हो रहे हैं और इस तरह के तजुर्बात का हासिल होने में अभी टाइम लगेगा कि वो कितने मयारी हैं और उससे पेशेंट कितना सही होते हैं। तो हमें उसको एज फौरी तौर पे दवाई के तौर पे या वैक्सीन के तौर पे एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा जब तक वो इस नतीजे पर हम नहीं पहुँचते कि उसको हम कहते हैं केस कंट्रोल ट्रायल, कि आपने एक दवाई ऐसे मरीज को दी जो कि अगर वो दवाई उनको ना मिलती थी तो वो बहुत सीवियर बीमार हो जाता, खाना खासा उनकी मौत वाक़या होती थी, लेकिन जब आपने वो दवाई दी तो वो मरीज बच जाते हैं। तो जब तक ऐसे केस कंट्रोल ट्रायल से कोई दवाई नहीं गुजरती तब तक उसको हम दवाई के तौर पे या वैक्सीन के तौर पे। और डॉक्टर सईद साहब, ये जो मुख्तलिफ ममालिक में जो ये वैक्सीन तैयार हो रही हैं, तैयारी के दावे भी कर रहे हैं, तो ये इनके केमिकल फार्मूले भी सबके अलग अलग हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें क्या इन चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है? इनमें काफ़ी मुख्तलिफ अप्रोचेज अब तक जो सामने आई हैं। पहले तो हमें इस काबिल खुद हो जाना चाहिए कि हम अपनी वैक्सीन खुद बना लें, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे इतने इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई कि हम अपनी वैक्सीन इस वक्त खुद बना पाएँ, हालांकि कोशिश हो जानी चाहिए थी। दूसरा, जिस तरह चाइनीज़ वैक्सीन है वो एक कंप्लीट वायरस को इनएक्टिवेट किया गया है, वो उससे बेस्ड है, जबकि जो अमेरिकन वैक्सीन है वो एक हम कहते हैं हमारे में मॉलिक्यूल वो उससे बेस्ड है। तो दोनों की केमिस्ट्री और वो डिफरेंट है, अप्रोच डिफरेंट है, तो जाहिर बात है इसके जो अफादियत है वो डिफरेंट होगी और इसकी जो मतलब हो सकता है कि एक वैक्सीन लॉन्ग टर्म जब यूज़ होगी तब पता चलेगा कि उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है हमारे पॉपुलेशन पे और हमारे पॉपुलेशन में वो कितना इफेक्टिव है। तो जब तक वो ट्रायल के बेस पे नहीं गुजरेंगी तब तक उसके अच्छे होने की और मुफीद होने की हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन यकीनन काफ़ी ममालिक इस चीज़ के दावे कर रहे हैं कि उनकी हर एक यही कह रहा है कि मेरी वैक्सीन 90% से ज़्यादा मौसर है और इफेक्टिव है और कोई उसमें इस तरह की खामी या नुकसानदेह वो नहीं है। तो वो क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप इसको पर्सनलाइज देखना चाहिए लोकली, तो जब तक हम यूज नहीं करेंगे अपने मुल्क में तब तक हम ये नहीं कह सकते। तो डॉक्टर अशरफ साहब, किसी भी मुल्क से वैक्सीन लेते हुए क्या हमें इंतजार करना पड़ेगा कि उस वैक्सीन के उसके अपने मुल्क में क्या रिजल्ट्स आए, वहाँ पर लोगों पर उसका क्या रिएक्शन हुआ है, उसके बाद ही फिर हम फैसला कर सकेंगे कि किस मुल्क से हमें वैक्सीन लेनी है?
नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, इनके 3 ट्रायल चलते हैं। जब थर्ड ट्रायल किया आता है तो फिर दैट इज द ह्यूमन ट्रायल, के इंसानों के ऊपर किया। पहले लेबोरेटरी में किया, फिर जानवरों के साथ आए और फिर इंसानों के साथ। इंसानों के लिए भी वो ए और बी करते हैं। बी होता है कि मतलब इन फाइनल स्टेज के साथ क्या। जब ये सारी एक अलबत्ता जरूरी है कि एक वैक्सीन को तैयार करने के लिए कोई 8 से 10 साल का वक्त दरकार होता है, लेकिन कोविड-19 के लिए जो साइंटिस्ट लोगों ने, दुनिया के साइंसदानों ने जो कॉम्प्रोमाइजेस किए, वो उन्होंने टाइम लिमिट कम कर दी, टाइम कंट्रोल उसका कम कर दिया। तो अभी उसके साथ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इफ आई शेयर कि चाइनीज की जो चल रही है उसके लिए पाकिस्तान के अंदर ट्रायल है। पहले इन्होंने 8,000 और दुनिया के अंदर चेक करे, लेकिन पाकिस्तान भी उसमें एक हिस्सा है। पहले इन्होंने 8,000 पे किया, फिर 8,000 से 10,000 पे ले गए, 10 से 18,000 पाकिस्तान के अंदर ये ट्रायल करेंगे। उसके लिए मतलब मेरा ख्याल है कि आगा खान वाले कराची से भी हैं, इंडस हॉस्पिटल है, लाहौर से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, वो लोग कर रहे हैं। और दूसरी एक चीज मैं आपसे शेयर करूं, यूएचएस के साथ जो लोकल वैक्सीनेशन या लोकल वैक्सीन तैयार करने की थी, देयर वाज एन एमओयू, जिसकी मुझे मतलब बहुत ज्यादा वो पक्का नहीं पता अभी किस स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन जो है, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर कोई ना कोई इसके ऊपर वैक्सीनेशन विद इन पाकिस्तान उसके लिए काम हो रहा था। लेकिन ये कहना कि जो वैक्सीन है, इट इज, देखे ना, अगर पुतिन जो है प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, अगर वो अपनी बनाई हुई वैक्सीन को अपने ऊपर लगा रहा है तो नहीं भाई वो ठीक होएगी। उसके लिए मतलब करने के लिए या कॉन्फिडेंस है अपने साइंटिस्ट के अंदर, उस लोगों के आने की खातिर जो होएगा। अब बरतानिया के अंदर है, आज से गालिबन वहां पे भी ये शुरू हो गई है वैक्सीन जो अमेरिका वालों ने बनाई है। फिर जर्मनी के कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने बनाया है, या जर्मनी के अंदर भी ये वैक्सीनेशन जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। चाइनीज में इन लास्ट उसके साथ हैं, तो चाइनीज में इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम पाकिस्तानी उनके साथ मिलकर यहाँ पे तजुर्बात और सारी फॉलोअप्स के लिए काम कर रहे हैं। उनका जो ट्रायल चल रहा है, ह्यूमन ट्रायल हमारे पास चल रहा है, दिसंबर तक हमें उम्मीद है कि 18,000 तक हम पाकिस्तान के अंदर चाइनीज के ये ट्रायल जो हम कर लेंगे पूरे। और उसके बाद इंशाल्लाह और चाइनीज ने यही उस 2 कंपनीज हैं चाइना के अंदर जो कर रही है, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनी है जो वैक्सीनेशन के लिए है, एक प्राइवेट सेक्टर वाली है। पाकिस्तान के अंदर जो कर रहे हैं उसके हवाले से इंशाल्लाह वो हमें वैक्सीन भी देंगे। दिसंबर के एंड तक या जनवरी तक इसके बेहतर रिजल्ट्स मजीद आना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद खान साहब, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हो या वैक्सीन हो, उसके ट्रायल्स मुस्तकिल चल रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। कोशिश हर मुल्क की यही है कि किसी तरह कोरोना की एक मयारी वैक्सीन फराहम की जा सके और उसके बाद पूरी दुनिया में उसे आम किया जा सके ताकि इस बीमारी से जल्द अज जल्द छुटकारा मिल सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।